हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। देखिए, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ये पूरा नोट्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। एक पर साल अपलोड किया था, यही चीज है, यही एक अभी अपलोड किया था लगभग 1 महीने पहले। लेकिन अब यहाँ से शुरू से मैं सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा हैंड रिटेन नोट्स देने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको केवल एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। क्लास 12 बायोलॉजी हिंदी मीडियम वालों के लिए जीवों में जनन अध्याय 1 से चलेंगे। पूरा पूरा एनसीईआरटी है। और इस नोट्स को आप अगर लेना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी फॉलो कीजिए, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यस केम स्टडी, वहां पर आकर हमसे बात करके वहां पे ये पूरा पूरा नोट्स आप ले सकते हैं, वो भी फ्री में, विदाउट किसी भी मनी की। ठीक है, तो पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आके वहां से आपको ले लेना है। और हाँ, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं से भी प्रॉब्लम है कि सर नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर भी आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। ओके, और एक ही परिभाषा की दो परिभाषाएं बताएंगे ताकि आप अच्छे से उसको याद कर लें। और एक ही वीडियो में पूरा मैं यहाँ पे चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, डेली वीडियो आएगी आपकी क्लास 12 बायोलॉजी की, एक भी गैप नहीं होगी 10 दिन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 से लेके एक एक वीडियो मैंने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर उसको कहें दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन 1 से 9 तक एक ही वीडियो में क्लियर करवा देंगे पूरी बायोलॉजी। और ये 2021, 22, 23, 24 जो भी आपका एग्जाम है सभी में बहुत ही सफिशियंट पूरा नोट्स है। आप स्कूल जाएं या ना जाएं कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनन। ये जनन क्या होती है? तो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जो जनन होती है यह एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो जीव होता है अपने समान क्या उत्पन्न करती है? संतति उत्पन्न करती है। हम लोग थोड़ा समझते हैं, समझेंगे कैसे? जैसे माँ बाप होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, हाँ, वो क्या क्या पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। और उनके बच्चे कैसे रहते हैं? अपने माँ बाप के समान रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? जो जनक होते हैं अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है जीवन काल, लाइफ स्पैन। ये जीवन काल, लाइफ स्पैन क्या होती है? तो जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। बात समझाए, जीवन काल क्या होता है? जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को ही उस जीव का जीवन काल कहते हैं। कुछ जीवों का जीवन काल निम्नलिखित होता है। ऐसे, अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई यानी कि वह क्या हो गया? मर गया। तो ये जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जो समय होता है जब तक पैदा हुआ, जब मर गया, तो उसके जो बीच का समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। कुछ जीवों का जीवन काल निम्नलिखित है। जैसे कि एलिफेंट का जो यानी कि हाथी का देखिए, तो हाथी का जीवन काल कितना होता है? 60 से 70 साल तक होता है। 65 से 70 साल तक एलिफेंट हाथी का जीवन काल होता है। वहीं पे रोज यानी का जो गुलाब होता है, गुलाब का पेड़ देखें, उसका कितना होता है? तो 5 से 7 साल तक होता है। डॉग, कुत्ता, हर कुत्ते का समय आता है, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार कुत्ते का समय कितना होता है? 20 से 25 साल तक वो जीवित रह सकता है। बनाना ट्री कितने तक रह सकता है? 25 साल तक। काऊ, गाय हमारी माता है जो कि दूध देती है, और दूध कैसी देगी? सफेद, याद रखना। 20 से 25 साल तक गाय जिंदा रहती है। हॉर्स, घोड़ा देखें तो 50 से 60 साल तक। फ्रूट फ्लाई देखें तो 30 दिनों तक वो जीवित रहेगी। राइस प्लांट देखें, राइस प्लांट आपको पता है क्या है? नहीं पता है राइस प्लांट? अरे भैया, धान देखे? धान नहीं देखे हैं? जाके देखिएगा, क्योंकि बरसात में बुआई होती है। आप लोग चावल खा डालें, धान का पता नहीं। तो 3 से 4 महीने तक होती है। बरयान ट्री, बरगद की कितनी होती है? 200 साल तक होती है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, बट अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मिल जाएंगी। एक ही प्लेलिस्ट में कंप्लीट
आपको मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब है यहाँ पे जनन की विधियां। जनन की विधियां देखें तो जीवों में मुख्य रूप से जनन की दो विधियां पाई जाती है। जनन की विधियां देखें तो जीवों में मुख्य रूप से जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं? दो विधियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक अलैंगिक, दूसरी लैंगिक। ये अलैंगिक क्या होती है और लैंगिक क्या होती है, पूरी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से मेहनत करके आप पढ़ते जाइएगा, हो गया। देखिएगा, थोड़ा समझ लेंगे। पहला तो इसको देखेंगे, फिर हम इसको अलग एकदम सरल भाषा में समझाएंगे। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करती हैं। अतः जनक या तथा संतति के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं और यह जनन तीव्र दर से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल व केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है जिस जनन प्रक्रिया में, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस अगर विधि में देखें तो प्राप्त संतति अपने जनक की क्या दिखाई देती है? समान दिखाई देती हैं। यहाँ पे है ना, इस विधिया में वयस्क बनने के बाद जो जीव होती है अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में ही संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक व तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं और यह जनन क्या होती है? तीव्र दर से होती है। अगला जो आता है वो आता है आपका अलैंगिक जनन। यह अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इस जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। इस जनन में क्या होता है? शरीर में विशेष प्रकार क्या होते हैं? जननांग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित कोशिकाओं का संयुग्म लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जनदों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इनके के बनने की इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं, एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका, और इनके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिकाओं को युग्मनज अर्थात जायगोट कहते हैं। इसी से नई संतति का प्रारंभ होता है और इस विधि से बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। अब समझते हैं कि यह लैंगिक जनन होता क्या है। एक बात याद रखना, जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं, जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लें उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में देखें तो इसमें जो प्राप्त संतति होती है यह अपने जनक के समान दिखाई देगी। यानी कि इसमें जो प्राप्त बच्चे होते हैं अपने माता पिता से, वो जनक के समान दिखाई देंगे, माता पिता के समान दिखाई देते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में प्राप्त जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से क्या होती है? भिन्न दिखाई देती हैं। अब आती है आपकी अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है ना, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अलैंगिक जनन देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे एकल जीव जनन भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अब आती है अलैंगिक जनन की विधियां। अगर अलैंगिक जनन की विधियां देखें तो इसकी प्रमुख 5-6 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहला है द्विभाजन, दूसरी है बीजाणु जनन, तीसरी है मुकुलन, चौथा है कलिका, पांचवा है खंडीभवन, छठवा है पुनरुद्भवन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या होता है? बाइनरी फिशन। तो जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीव में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोश की होते हैं और द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बंट जाती है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ के सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक रूप
पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग क्या क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे आपका है मेरे प्यारे बच्चों युगलीना, उदाहरण के लिए क्या है आपका युगलीना, ये सब हमारे क्या है इसके उदाहरण हैं। अगर इसका मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फिगर देखें तो फिगर कुछ इस मॉडल से बनेगा। इसमें यही है ना कि प्रोटोजोआ संघ, इसमें क्या होता है, संघ में एक कोशिकीय जीव होते हैं और द्विभाजन समय इन जीवों का शरीर सूत्री भाजन द्वारा दो समान गुण वाली संततियों में बढ़ जाता है। यानी जो जीव होता है इसमें पहले अकेला रहेगा, फिर यह क्या होगा परिपक्व होगा तो दो भागों में यह टूट जाएगा। ये इसका क्या मेरे प्यारे बच्चों फिगर बना सकते हैं। दूसरा आता है बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन क्या होता है, तो बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना है। इनके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। मुख्यतः कवक एवं शैवाल में बीजाणु का निर्माण होता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो जैसे क्या है यूलोथ्रिक्स, शैवाल में बनने वाले चल तथा अचल बीजाणु व पेनिसिलिनियम कवक में करड़ा इत्यादि जो भी रहते हैं हमारे क्या होते हैं बीजाणु जनन के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। तीसरा आता है मुकुलन। यह मुकुलन क्या होता है, तो इस प्रकार का विभाजन इष्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें कोशिकाओं में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें मुकुल यानी क्या कहते हैं बड़ कहते हैं, तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर इष्ट की नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे देखेंगे ये क्या है, कोई जनक है, यहाँ से एक मुकुल निकलना शुरू हुआ, मुकुल निकलना शुरू हुआ, ये ग्रोथ हुआ और फिर ये ज़्यादा ग्रोथ होकर ये क्या हो जाएगा अपने मातृ जनक से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अगला जो आता है आपकी वो आती है कलिका। ये कलिका क्या होती है, तो कभी कभी पौधों की भित्ति व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं जिन्हें कलिका कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि फ्लियूनेरिया का पौधा इत्यादि जो भी होते हैं हमारे कलिका के ही अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आपका पांचवा, वो आता है खंडी भवन। ये खंडी भवन क्या होता है, तो इसमें बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाती है। तंतुवत शैवाल जैसे कि स्पाइरोगाइरा व यूलोथ्रिक्स के पौधे में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडीभवन की क्षमता होती है। अब अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन क्या होता है, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। वह टुकड़े जिसमें केंद्रक का अंश नहीं होता शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगला जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगला चलिए देख लेते हैं। और पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक। अब जो अगला टॉपिक आता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है, पौधों में कायिक जनन। लेकिन उससे पहले देखें तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जो पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है और उसी को कायिक जनन या फिर हम लोग क्या कहते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधों में कायिक जनन, ये पौधों में कायिक जनन क्या होती है, मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में समान रूप से, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल दो प्रकार से होती है। कौन कौन से, तो कायिक प्रवर्धन देखें तो यह हमारी दो प्रकार से होती है। पहली कौन सी होती है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरी जो होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग
मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं और इसकी विधियां जो होती है निम्नलिखित होती है। कैसे? पहला होता है भूमिगत तना। तो तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। परंतु इस प्रकार कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। उदाहरण के लिए देखें तो पहला आता है इसमें कंद। ये ट्यूबर क्या होता है? तो आलू के कंद पर आंख निकलती हैं जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्तों से ढकी रहती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यह आलू है और यहाँ पे आंख निकली हुई है कलिकाएं। अगला है प्रकंद। ये प्रकंद क्या होता है? तो यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व व पर्वसंधियां मिलती हैं। ये सल्क पत्तों से ढकी होती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती है। इसमें नए पौधे निकलते हैं जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि जितने भी होते हैं। तीसरा आता है आपका घनकंद। घनकंद क्या होते हैं? यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्तों से ढकी रहती हैं और इनसे नए पौधे का जन्म होता है। जैसे अरवी, केसर, वंडा इत्यादि जो भी होते हैं यह आपके घनकंद के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उदाहरण होते हैं। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगला आता है आपका सल्ककंद। तो यह सल्ककंद क्या होता है? यह तने का वह रूपांतरण है जहां तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इसके चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि जो भी होते हैं यह सल्ककंद के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उदाहरण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अगला आता है आपका अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में देखें तो यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें व प्ररोह निकलती हैं। याद रखना अर्धवायवीय तना में क्या होता है प्रोसेस में? यह तना भूमि के समानांतर क्षैतिज दिशा में ही वृद्धि करता है। जैसे ये भूमि है, यह क्या है आपकी भूमि है, तो इसमें जो तना निकलेगी, मान लीजिए कोई पेड़ है तो इसमें जो तनाएं होती है ऐसे क्षैतिज ही वृद्धि करेंगी, ऐसे यानी भूमि पर ही वृद्धि करती हैं जिससे पर्वसंधियों से जड़ें व प्ररोह निकलती हैं। अब इसमें पहला आता है ऊपरी भूअस्तारी। तो यह तना विसर्पी होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। पर्वसंधि की जड़ों से शाखा निकलती है जिससे नया पौधा बनता है। जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, शकरकंद इत्यादि जितने भी आते हैं यह सब इसी के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उदाहरण होते हैं। अगला आपका आता है भूअस्तारी। भूअस्तारी क्या होता है? भूअस्तारी तो इसमें प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूअस्तारी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बनता है। उदाहरण के लिए अरवी, केला, स्ट्रॉबेरी इत्यादि जितने भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। दूसरा आता है भूस्तारिका। तो भूस्तारिका क्या होती है? जलोदभिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियों का जल निगमन होती है। प्रत्येक पर्वसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है। इनके नीचे जड़ों का एक गुच्छा होता है जो मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाता है। जैसे जलकुंभी, पिस्टिया इत्यादि जो भी होते हैं यह भूअस्तारिका के उदाहरण होते हैं। अगला चौथी जो आती है वो आती है आपकी अंतःभूअस्तारी। तो अंतःभूअस्तारी क्या होती है? मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। क्षैतिज तने का प्रत्येक पर्वसंधियों से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल आता है। जैसे पुदीना, मिंट, गुलदाउदी इत्यादि जो भी होते हैं यह मेरे प्यारे बच्चों आपके अंतःभूअस्तारी के उदाहरण होते हैं जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अगला आता है इसमें जड़। ये जड़ क्या होती हैं? तो कुछ अब हमारे देखिए ABCD में
अब ABCD में उसके कई भाग होते थे नंबर वाइज। अब यहाँ पे बी तो देख लिए, वो बी में देखें तो उसमें 4 होती। अब सी है, सी में है जड़ यानी कि रूट। तो कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे शकरकंद, शतावर आदि में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जिससे नया पौधा बनता है। चौथा जो आता है वो आता है पत्ती, यानी बोले तो लीफ। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम ही मिलता है, जैसे ब्रायोफिल्म तथा कैलेंचो में पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, जिनमें छोटे छोटे पौधे विकसित होती हैं। अगला है यहाँ पे प्रकलिकाएं। तो प्रकलिकाएं क्या होती हैं? ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग हैं। प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में प्रकलिकाएं मिलती हैं। यह मृदा पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब आपका क्या आता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो यह क्रिया मानव द्वारा किया जाता है। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? मानव, बोले तो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें पौधे के कायिक भाग को मात्र पौधे से अलग करके उगाया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है। इसकी प्रमुख विधियां कलम लगाना बाई कटिंग, दाब लगाना बाय लेयरिंग, रोपण द्वारा यानी कि ग्रेफ्टिंग इत्यादि जो होती हैं कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कलम लगाना बाय कटिंग। कलम लगाना क्या है? इस क्रिया में वंचित पौधे को छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है। इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है, अर्थात हम लोग टहनी जो काटेंगे उसको किस में गाड़ेंगे? मृदा में गाड़ देंगे, जिससे कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में 1AA अथवा अन्य हार्मोन्स की उपयोग से जड़ें शीघ्र निकलती हैं। अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि में कलम से ही कायिक प्रवर्धन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है और यहाँ पे हमने एक क्या किया? टहनी को काट लिया। टहनी को काटने के बाद इस टहनी को काटने के बाद यहाँ से टहनी को अलग किया और इस टहनी को लेके जाके अन्य मिट्टी में गाड़ दिया और यहाँ से एक नए पौधे का हमें प्राप्त हो गया, नया पौधा प्राप्त हो गया। अगला है दाब लगाना। इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित शाखाओं से कुछ भाग को नम मृदा में दबा दिया जाता है, जहां से नई जड़ें निकल आती हैं। इसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है। यह स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पौधा है, इसको मैंने क्या किया? झुकाकर मिट्टी में गाड़ दिया। देखिए यहाँ से पौधे को मैंने झुकाया और यहाँ पर मिट्टी लिया, मिट्टी में क्या किया? गाड़ दिया। और कुछ दिनों बाद इसमें हमारा क्या होता है? एक नया पौधा स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाता है। अगला आता है रोपण द्वारा। इस विधि से पौधे के नई नई किस्में बनाई जाती हैं। जैसे आप लोग कलमी आम देखे हैं, यह सब रोपण के द्वारा ही बनते हैं। इसमें दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़ते हैं, एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर, जिसे स्टाक कहते हैं। एक भाग क्या रहेगा? जड़ सहित रहेगा, दूसरा ऊपरी रहता है और दूसरे पौधे के प्ररोह का टुकड़ा या स्थान जोड़ा जाता है। दो भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। अभी आपको पूरा बताते हैं। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। यह आम, नींबू, सेब में होता है और इसमें स्टॉक कैम्बियम तथा सैन कैम्बियम को सीधे संपर्क में रखा जाता है, जिससे नए बनने वाले जाइलम व फ्लोएम एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? मान लीजिए यह एक पौधा है आपका, मान लीजिए यह दूसरा पौधा है, मान लीजिए, हाँ, इसको मैंने कट किया, इसको लेके जाके यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि इसका निचला भाग ले लिया, हाँ, और इसका ऊपरी वाला भाग ले लिया और यहाँ पे क्या किया? मैं जोड़ दिया। इसी को क्या कहते हैं? आपका रोपण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। अगला आता है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। ये माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? देख लेते हैं। तो इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधे को प्राप्त किया जाता है।
या किया जा सकता है। तो सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन ये होता है कि मात्र के थोड़ा सा ऊतक लेंगे, यानी जो मात्र पौधे होते हैं, जो जनक होते हैं, उनसे हम थोड़ा सा ऊतक ले लेंगे और वो ऊतक से हम लोग हजारों की संख्या में पौधे को प्राप्त कर लेंगे। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अजन्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है और इस विधि में मशरूम का भी संवर्धन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दर्शाया गया है। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अच्छे से। अब है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन का महत्व, यानी कि जो कायिक प्रवर्धन का महत्व है यह क्यों दिया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, फिर महत्व क्यों है। तो कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। जैसे कि पहला, यह प्रवर्धन की सस्ती एवं आसान विधि है। वृद्धि तीव्रता से होती है, जो कायिक प्रवर्धन में होती है वृद्धि किसमें होती है, बहुत तीव्रता से होती है। तीसरी, बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु इस विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। किसमें, कायिक प्रवर्धन में। अगला, केला, अनानास, गुलाब, अंगूर, जिसमें बीज नहीं बनते। कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र मार्ग होता है, यानी कि जिसमें बीज ही नहीं बनते। तो बताइए उनसे नया पौधा क्या हम बना सकते, क्या कभी नहीं बना सकते। इसीलिए कायिक प्रवर्धन से इनसे एक नया पौधा उगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी रोग नहीं पाया जाता। अब दूसरा आता है, पहला हम लोग अलैंगिक जनन देख लिए, अब दूसरा आता है लैंगिक जनन। यह लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा दो अलग अलग जीवों विपरीत लिंगी द्वारा होता है। सीधा आप समझे तो जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। सीधा आपको याद रखना है, जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। पहला आता है इसमें द्विलिंगी जीव, दूसरा आता है एक लिंगी जीव। अगर लिंगी जीव देखें तो दो प्रकार के, द्विलिंगी और एक लिंगी। द्विलिंगी क्या होते हैं, जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक मिल जाए उसे द्विलिंगी। और एक लिंगी, जब दो भिन्न भिन्न जनकों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो इसे एक लिंगी जीव कहते हैं। या फिर जिस जीव में केवल एक ही भाग, या तो नर युग्मक का निर्माण करेगा या फिर मादा युग्मक का निर्माण करेगा, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मानव एक लिंगी जीव है, क्योंकि अगर लड़का देखें तो वह एक युग्मक बनाएगा, बात करेंगे स्पर्म की। अगर मादा देखें तो वह केवल अंडाणु बनाएगी। और वहीं पे द्विलिंगी जीव जिसमें दोनों होते हैं, जैसे कि कुछ फूल जो आते हैं, नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के विभाजन एवं वृद्धि से नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जंतुओं में इसे किशोरावस्था और पादपों में कायिक प्रवस्था कहते हैं। ओके, जंतुओं में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उनके बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन तथा कार्यकी में परिवर्तन के पश्चात होता है। इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण हार्मोन्स एवं एंजाइमों द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में जनन प्रावस्था प्रारंभ होने के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, चूहा, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसे मध्य चक्र कहते हैं। और प्राइमेट्स जैसे बंदर, एप्स और मनुष्य
में इसे ऋतुस्राव कहा जाता है। अगला आता है आपके मेरे प्यारे बच्चों मौसमी प्रजनन। ये मौसमी प्रजनक क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं और इसी कारण इसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। और अगला आता है सतत प्रजनक। यह सतत प्रजनक क्या होते हैं? वे सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं उसे हम लोग सतत प्रजनक कहते हैं। अब अगला आता है लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी होती हैं? तो इसकी निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती। पहले निषेचन की पूर्व घटना, दूसरी रिसेचन, तीसरी निषेचन के पश्चात की घटना। तो पहली आती है इसमें निषेचन पूर्व घटना। तो इसकी 2 प्रमुख घटनाएं होती। पहली क्या होती है? युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें युग्मक जनन। तो युग्मक धानी नर एवं मादा दोनों की में युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। और इसी में आता है एक समयुग्मक। तो कुछ शैवालों में नर तथा मादा दोनों युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। अगला आता है विषम युग्मक। यह विषम युग्मक क्या होता है? अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अकारिकी रूप से 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मकों को अंडाणु ओवम कहते हैं। यह अवस्था विषम युग्मकी कहलाती है। अगला आता है इसमें जीवों में लैंगिकता। ये जीवों में लैंगिकता देखें तो पहली आती है द्विलिंगी। तो प्राणियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो इन्हें द्विलिंगी कहते हैं। जैसे लीच, केचुआ आदि में एक लिंगी क्या होते हैं? जब नर एवं मादा प्राणी अलग अलग होते हैं तब इन्हें एक लिंगी कहते हैं। जैसे तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि जितने भी होते हैं सब एक लिंगी के उदाहरण होते हैं। अगला आता है द्विलिंगी पुष्प। तो क्योंकि ये तो जीव हो गया, ये पुष्प में। तो पौधों में नर एवं मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे में पाई जाती हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब पौधों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं भिन्न पौधे पर पाई जाती है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगला आता है युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। तो युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित। अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है तथा द्विगुणित जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अगला आता है इसमें युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? युग्मक धानियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आ जाते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न कर पाएं। इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा आता है आपका निषेचन। तो निषेचन क्या होते हैं? 2 युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इस क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है, यानी बोले तो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें एक आता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा आता है बाह्य निषेचन। जब यह क्रिया शरीर से बाहर जल में संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला आता है आंतरिक निषेचन। यह शरीर के भीतर संपन्न होती है जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब अगला आता है निषेचन के पश्च घटना। यानी निषेचन पश्च घटना क्या होती है? वे सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है उसे हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है युग्मनज, बोले तो जाइगोट बनता है। तो युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। अगला आता है भ्रूणोद्भव। यह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है उसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगला आता है इसमें अंड प्रजक प्राणी। तो यह निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। अगला आता है और लास्ट पॉइंट क्या है? सजीव प्रजक। तो इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करती है तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देती हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर है
यह कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? जीवों में जनन। एक ही वीडियो में पूरा आपको एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। 10 दिन बाद ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रत्येक दिन एक चैप्टर देंगे, तो 10 दिन में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। और यहाँ पे ये समाप्त होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फ्री में अवेलेबल है, आप स्कीम स्टडी से बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और ये बोर्ड एग्जाम और आपकी स्कूल दोनों के लिए सबसे बेस्ट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।